नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक महाकुंभ सीरीज को चला रखा है, इस महाकुंभ सीरीज के अंतर्गत आज जो हमारी क्लास आने वाली है वो आने वाली है 8वीं जो हमारी यूनिट है उसकी तीसरी क्लास। जी हाँ, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से संबंधित जो समसामयिक जो जानकारियां हैं या जो उसकी जो सूचनाएं हैं उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो इस वाली क्लास में हम देखेंगे। इससे पहले 2 क्लासें आ चुकी हैं दोस्तों। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है वो लोग उन क्लासों को जरूर देख लें। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम से जब आप जुड़ जाएंगे तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको उसी टेलीग्राम पर मिलेगा। चूंकि ये पीडीएफ इसलिए जरूरी होता है कि जब हम अपने पेपर के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो हमारे पास फिर इतना समय नहीं होता है कि हम पूरी की पूरी क्लास को देखें, तो वो पीडीएफ उस समय हमारी मदद किया करते हैं। उनको आप एक बार देख लेंगे, एक बार क्लास देख लेंगे तो निश्चित तौर पर जो प्रश्न है वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम चालू करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इस महाकुंभ सीरीज 2025 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पूरी की पूरी यूनिट है प्री की, है ना, 1 से लेके 10 यूनिट, उनके सभी के प्रश्न लगभग 500 प्लस प्रत्येक यूनिट से, और टोटल यदि हम देखें तो 5000 प्रश्न आप लोगों के पास में आ रहे हैं। सुबह शाम इनकी क्लासें आ रही हैं। चलिए अब हम इस क्लास को चालू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से संचालित चैटबॉट पेश किया है जिसका नाम क्या है। फिर से देखिए, प्रश्न को पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ लेना जरूरी है, वहीं से हमारा जो उत्तर है लगभग में 50% सही हो जाता है। हम उसको पढ़ते नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा जो प्रश्न है वो 50% गलत ही होगा। तो सबसे पहले पढ़ लें, समझ लें है क्या। एक बार फिर से देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से, किसके? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से संचालित चैटबॉट पेश किया है जिसका नाम क्या है। जस्ट आस्क चैटबॉट, हेलो चैटबॉट, बर्ड चैटबॉट या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये हाल ही में चर्चा में था तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जस्ट आस्क चैटबॉट। क्या हो जाएगा? जस्ट आस्क चैटबॉट। थोड़ा समझ लेते हैं ये है क्या। ये दरअसल जन्म से संबंधित है, जन्म, प्रजनन और यौन शिक्षाओं से संबंधित है। इनकी जानकारी देने वाला ये क्या है? जस्ट आस्क चैटबॉट। क्लियर? किससे संबंधित है? जन्म से, प्रजनन से, यौन से, ताकि इनके बारे में जो लोगों के मन में गलत भ्रांतियां हैं, भ्रामक जानकारियां हैं, उनके प्रति लोग जागरूक हों, उसी से संबंधित है ये। ठीक है ना? और मध्य प्रदेश सरकार ने किया है तो आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? अब बताइए, कितना अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यानी इसका मतलब यह है कि इससे पहले अंतरराष्ट्रीय दिवस नहीं मनाया गया, तो हमने कुछ विशेष काम कर रखा होगा उस दिन, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय जो दिवस है वो मनाया गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 23 अगस्त 2023, 24 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2024 या 26 अगस्त 2024। तारीखों को यदि आप देखेंगे दोस्तों तो एकदम बिल्कुल पास पास में ये तारीखें हैं। अब जब तारीखें हमारी इतने पास पास में आ जाती हैं तब हमें और भी ज्यादा समस्या होने लगती है कि अरे यार इसका क्या आंसर होगा। आते हुए भी ऐसा मेरे साथ तो होता ही है, हुआ भी है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब ये तारीख बहुत पास पास में आ जाती है तब हमारे दिमाग में ये होता है यार इसका नहीं ये है, इसका है ये नहीं है। फिर जब हम घर पहुंचते हैं लगा लेने के बाद तब फिर हमारा मन हमसे क्या बोलता है? इसका तो यही था और वही था उसका, और आंसर भी उसका सही होता है। लेकिन हम परीक्षा में क्या कराते हैं? गलत कराते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है कॉन्फिडेंस की जो कमी हो जाती है हमारे अंदर, आत्मविश्वास की जो कमी हो जाती है, उसी चक्कर में हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अब ये सही कैसे होगा इस पर थोड़ा समझ लीजिए। जब भी आप ऐसे किसी प्रश्न को देखें तो सबसे पहले प्रश्न के जो ऑप्शन है उनको दुका लें। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। उनको दुका लें, आप छुपा लें हाथ से। प्रश्न को पढ़ लिया, उसके बाद आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा है ना उसका वास्तविकता में भी आंसर वही है। ठीक है? अब आप अपना हाथ हटाएं और देख लें कि भैया इसमें से क्या सही है, और यदि वही सही है ऑप्शन में लगा दें। आसपास के जो और ऑप्शन थे उनको देखें ही नहीं। मैंने क्या कहा? पहले प्रश्न पढ़ लिया, छुपा लिया। किसको? ऑप्शन को। ऑप्शन को छुपा लेने के बाद में जो दिमाग में आया फिर अपना हाथ हटाया, जो दिमाग में आ रहा है यदि वो वहां पर है उन ऑप्शन में उसको लगा दिया, बाकी के ऑप्शन नहीं देखे। आपका जो आंसर है वो 100% सही होगा। यदि आपने ये जो तीसरा वाला स्टेप था, कब? जब आपने हाथ हटाने के बाद में जो आया दिमाग में वो तो है ऑप्शन में, बाकी 3 और देख लिए। देखने में कोई बुराई नहीं है,
पर दरअसल उसी समय पे हमारे दिमाग में ये आने लगता है, नहीं यार इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, और हम गलत कराते हैं। यदि वही पेपर आप घर में बैठ के दोगे तो निश्चित तौर पे आपके 5 से 6 नंबर ज्यादा आएंगे, पर यदि वही जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो वो नंबर कम हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि प्रेशर ज्यादा आ जाता है ना दिमाग में, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये प्लस माइनस में काम हो जाता है। जब आप घर पे रहते हो तो प्लस ही प्लस लेते रहते हो, आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हो, तो अच्छे नंबर आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। ऐसा ही करना। चलिए, इसका जो आंसर है वो क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 23 अगस्त 2023। इस दिन हुआ क्या है? चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 को लैंड किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी उपलक्ष्य में, इसी खुशी में हम ने भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस दिन मनाया था, 23 अगस्त 2023 को। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को घोषित किया गया है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अंतरराष्ट्रीय वर्ष, प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, कृत्रिम मेधा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, या स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। फिर से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को घोषित किया गया है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, कृत्रिम मेधा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अंतरराष्ट्रीय वर्ष। क्लियर है? ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2025 जो वर्ष है उसको घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिल्कुल, इससे तो प्रश्न पूछा जाने की बिल्कुल संभावना है ही। नया हमारा जो संसद भवन है बनके तैयार हो चुका है। कौन है इसके वास्तुकार? इसके वास्तुकार हैं बिमल पटेल, अमन पटेल, अरविंद चौधरी या विपिन चौधरी। तो इसका सही आंसर क्या है? बिमल पटेल। काफी ज्यादा ये चर्चाओं में रहे थे जब ये संसद भवन तैयार हो रहा था। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिमल पटेल। ठीक है ना? भारत के नए संसद भवन के क्या है? वास्तुकार हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? 47वें, 48वें, 49वें और 46वें। बताइए क्या इसका आंसर होगा? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? 47वें, 48वें, 49वें या 46वें। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? 47वें। ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो ये स्थान ले रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? बाइडेन का। किसका? बाइडेन का। ये पहले कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। इन्हीं का स्थान कौन ले रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? क्लाडिया शीनबम कहां की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? क्लाडिया शीनबम कहां की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? मैक्सिको, इटली, हंगरी, इनमें से कोई नहीं। चर्चा में रही तो कौन है? मैक्सिको। मैक्सिको की ये कौन है? तो ये है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। ये आप लोगों को याद होने चाहिए। पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की हो, खासतौर पर अभी जिनकी नियुक्ति हो रही हो, 1-2 साल के अंतर्गत हुई हो, है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? चलिए आगे का प्रश्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन है? तो ये कौन है? संजय मल्होत्रा, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 26वें जो गवर्नर हैं वो कौन से हैं? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। इन्होंने स्थान किसका ले रखा है दोस्तों? इन्होंने जो स्थान लिया था वो लिया था शक्तिकांत दास का। किसका लिया था? शक्तिकांत दास का। जबकि रघुराम राजन कौन थे? ये 23वें थे। ये 23वें गवर्नर जनरल थे। 26वें कौन हो गए? 26वें हो गए संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास कौन से हो जाते हैं? 25वें हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? तो फिर 24वें कौन थे? 24वें थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। फिर से समझिए, 24वें हैं उर्जित पटेल, 26वें हैं संजय मल्होत्रा, 23वें हैं कौन से? रघुराजन, और शक्तिकांत दास कौन से थे? 25वें गवर्नर जनरल हैं। 25वें गवर्नर जनरल। कितने साल के लिए बने संजय मल्होत्रा? 3 साल के लिए बने हैं। कहां से संबंधित हैं? राजस्थान से। राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे पहले, है ना? तो ये कहां से संबंधित हैं? राजस्थान से संबंधित हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं, देखते हैं भैया क्या है प्रश्न। श्री उपेंद्र द्विवेदी कौन है? श्री उपेंद्र द्विवेदी कौन है? थल सेनाध्यक्ष हैं, नौ सेनाध्यक्ष हैं, वायु सेनाध्यक्ष हैं, या इनमें से कोई नहीं? ये वायु सेनाध्यक्ष है, याद रखिएगा, वायु सेना। तो थल सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, तो कौन है भैया? ये हैं थल सेना अध्यक्ष, ठीक है ना। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? थल सेना अध्यक्ष। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। नोबेल का शांति पुरस्कार 2024 नेहान हेडानक्यू को किस कार्य के लिए दिया गया है? नोबेल का शांति पुरस्कार 2024 नेहान हेडानक्यू को किस कार्य के लिए दिया गया है? जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाना, मानव अधिकारों की मांग, या पर्यावरण परिवर्तन। पहले तो याद रखिएगा, नेहान हेडानक्यू जो है ये है क्या? नेहान हेडानक्यू दरअसल एक संस्था, एनजीओ है, संस्था है जिसका जो मुख्य ये है कहां पे? तो ये है जापान में, जापान के मिनाटो में, ठीक है। इसकी जब स्थापना हुई है तो कब हुई है? 1956 में। ये काम क्या करती है? इसका जो मुख्य काम है वो है, जो सारे देश में परमाणु हथियार बन रहे हैं, बहुत हैवी हथियार हैं, यदि इन हथियारों का अच्छे से प्रयोग हो जाए तो बताया जाता है कि 3 से 4 दिन भी नहीं लगेंगे और पूरा का पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। इतने हथियार हैं, परमाणु हथियार। तो अब ये खतरा तो है ही, जब भी कभी युद्ध की संभावना बनेगी तो इनके चल जाने की भी संभावना बनती रहेगी। जब कभी जो बड़े बड़े देश हैं, राष्ट्र हैं, जब ये युद्ध की बातें करेंगे, युद्ध जैसी स्थितियां बनेगी, तो निश्चित तौर पर इन हथियारों का प्रयोग भी होगा। पर यदि युद्ध की स्थिति बनती है और ये हथियार ही नहीं हो इनके पास में, फिर क्या होगा? तो कम से कम जो बाकी के देश हैं, आसपास के देश हैं, या जो 2 देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो इनमें तो नुकसान हो ही रहा है, आसपास के देश बच जाएंगे। लेकिन यदि परमाणु हथियार चल गए तो क्या होगा? सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो मानव जाति के लिए बहुत ही ज्यादा एक सोचनीय है और गंभीर बात है कि ये जो परमाणु हथियार हैं, इनका इतना ज्यादा मात्रा में बनना कहीं ना कहीं किसी भारी संकट की ओर निर्देशित कर रहा है। तो इसी चक्कर में ये जो नोबेल का शांति पुरस्कार 2024 नेहान हेडानक्यू को दिया गया है, ये दिया गया है मुख्यतः परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाना। ये इस संस्था का क्या है? उद्देश्य है कि ये जो परमाणु हथियार का प्रयोग और इनका उपयोग अपने पास में जितने भी देश इनको बना रहे हैं कि भविष्य में हम इनका उपयोग कर लेंगे, हम अपनी सुरक्षा के लिए ये सब बना रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं एक खतरा तो पूरी मानव जाति पर मंडरा ही रहा है ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा इजराइल का जब आपस में युद्ध हो रहा था, इजराइल की आसपास वाली कंट्रियों में, तो हम देख रहे थे हर दिन कितने आदमी मारे जा रहे हैं, कितने बम गिराए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यदि चलता रहा तो एक दिन तो पूरा विश्व जो है वो समाप्त हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए आगे चलते, याद रखिएगा नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो नेहान हेडानक्यू को 1956 में, एनजीओ एक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? गगन गिल, शुभम दुबे, गगन तिवारी, रविकांत देशमुख। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है? तो भैया गगन गिल जो है ना, इनको दिया गया है ना, गगन गिल को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी कृति है, एक कृति का मतलब रचना होता है, तो वो रचना कौन सी है ना? मैं अभी बाहर आई, ये इनकी रचना है जिसके लिए इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, तो गगन गिल है, याद रखिएगा गगन गिल। अमन शेहरावत किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती, शतरंज, पोलो, वॉलीबॉल। अमन शेहरावत किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित हैं, शतरंज से संबंधित हैं, पोलो से संबंधित हैं या वॉलीबॉल से संबंधित हैं? अमन शेहरावत दरअसल किससे संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। इनको भी याद रखिएगा। अमन शेहरावत किससे? देखिए बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, खासतौर पे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की बिल्कुल संभावना है, कुछ जगह से क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं है। देखिए ये पेपर के नियम है कुछ, कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं सरल हैं, हर बार पूछे जाते हैं, पूछे ही जाएंगे, वहां से प्रश्न हटता नहीं है, आता ही है प्रश्न। तो उनमें से एक ये भी टॉपिक है कि जितने भी खिलाड़ी हैं आप लोगों को याद हो जाने चाहिए कि ये खिलाड़ी किस, एक उनका स्थान याद कर लो, उनका खेल याद कर लो, और खेल के साथ में उनके नाम को जोड़ने की कोई एक ट्रिक बना लो, उसके माध्यम से सबको याद कर लो।
चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण है? क्या पूछ रहा है? वनावरण। तो कितना है? 25%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण है? तो 25% भाग पर क्या है? वनावरण है। ये तो हो गई पहली बात। यदि पूछ ले वनावरण प्लस वृक्षारोपण कितने पे है, यदि ये होता वनावरण और वृक्षारोपण तो क्या करते? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण है और वृक्षारोपण साथ में आ जाता, तब आप लगा देते 27% या 27.4%। क्लियर है? दोनों चीजें आ जाती हैं। अगर खाली वनावरण आ रहा है तो कितना है? फिर 25% है, उसमें वृक्षारोपण शामिल नहीं था। ठीक है। इनमें से कौन भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं? कौन भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं? चलिए देख लेते हैं भैया। दिनेश त्रिपाठी, सुरेश त्रिपाठी, गणेश त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन है? दिनेश त्रिपाठी हैं। कौन है? दिनेश त्रिपाठी हैं। इनमें से कौन भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं? तो कौन है? दिनेश त्रिपाठी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं? अमरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं? इनका आंसर क्या हो जाएगा? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। हमने तीनों को देख लिया है ना, जल सेना देख ली, थल सेना देख ली, और ये कौन सी हो गई? वायुसेना हो गई। तीनों सेना के अध्यक्ष आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए। इन सबके प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? चलिए आगे चलते हैं। निहोन हिडानक्यू एनजीओ की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने आपसे चर्चा किया था, 1956 में हुई थी। कहां हुई थी? जापान में। जापान में। क्लियर? याद रखिएगा, जापान में हुई। किससे संबंधित है? पूरे विश्व में परमाणु हथियारों के बैन से। पूरे विश्व में परमाणु हथियार के मुक्ति लिख दो या बैन लिख दो, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। मुक्ति, बैन, या हम ये लिख सकते हैं कि परमाणु हथियारों को नहीं बनाना, इनकी ये व्याख्या करती है। इस विचार पे ज्यादा गंभीर है कि परमाणु हथियार होने ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए, मानव जाति के लिए, मानव का जो एक अस्तित्व है उसके लिए बहुत बड़ा संकट है। चलिए 1956 में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का एक ऐसा मात्र जिला जिसे पार्वती काली सिंध लिंक परियोजना एवं केन बेतवा लिंक परियोजना का लाभ मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या है? मध्य प्रदेश का एक ऐसा मात्र जिला जिसे पार्वती काली सिंध लिंक परियोजना एवं केन बेतवा लिंक परियोजना का लाभ मिलेगा। शिवपुरी, निवाड़ी, मुरैना, दतिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? शिवपुरी। शिवपुरी वाला ये क्षेत्र है जो शिवपुरी है, ये अकेला एकमात्र ऐसा जिला है जिसके लिए पार्वती काली सिंध वहीं से निकल रही हैं और केन बेतवा लिंक परियोजना, इनका लाभ मिलेगा। यानी शिवपुरी में यदि हम देखें तो यहाँ पर अब पानी आने की जो संभावना है वो कहाँ से है? इन्हीं से है ना। कौन कौन सी हैं? एक तो है पार्वती काली सिंध लिंक, पार्वती को काली सिंध से लिंक कर दिया, और केन और बेतवा को लिंक कर दिया यहां से। क्लियर? चलिए आगे चलें। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को 33% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 33 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? बताइए। 33 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 35, 36, 37, 38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38। बिल्कुल नहीं। महिलाएं खुश हो गई होंगी, 38 हो गया है, ऐसा नहीं है। ये जो आरक्षण है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 35% कर दिया गया है। ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो क्या है? 35%। पहले क्या था? 33% था। यानी कि शासकीय सेवाओं में अब महिलाओं की जो भागीदारी होगी वो कितनी हो जाएगी? 35% हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित किया है? 2025, 2024 या 2023? प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित किया है? 2025, 2024 या 2023? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2025। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित कर रखा है। किसको? 2025 को। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी ने अभी नवंबर में कहां की यात्रा की थी? किन्ने? सीएम मोहन यादव जी ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी ने अभी नवंबर में कहां की यात्रा की है? यूके एवं जर्मनी, जर्मनी एवं फ्रांस, इटली एवं रोम, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने अभी इस समय कहां की यात्रा की थी? मोहन जी की बात चल रही है, यूके और जर्मनी की। 7 दिवसीय यात्रा थी, 7 दिवसीय यात्रा थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यूके एवं जर्मनी। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? रामकृष्ण कुसमारिया, हिम्मत कोबारी, अशोक मकवाना, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? रामकृष्ण कुसमारिया। कौन है? रामकृष्ण कुसमारिया। क्लियर? रामकृष्ण कुसमारिया। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री वीडियो का नाम है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री वीडियो का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी की तो परीक्षा दे रहे हो भाई, है ना? और इसी के क्वेश्चन अगर याद नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इनका नाम है प्रदीप्ति, समृद्धि, संकल्प या सत्य। दो हैं, प्रदीप्ति, समृद्धि, संकल्प या सत्य। सब एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, पर सबके अर्थ अलग अलग हैं। हालांकि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? प्रदीप्ति। क्या है? प्रदीप्ति। क्लियर? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री वीडियो का जो नाम है वो क्या है? प्रदीप्ति। आगे का प्रश्न है, नीरज राणा इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, टेनिस, बॉक्सिंग, हॉकी। तो नीरज राणा इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? नीरज राणा क्रिकेट, टेनिस, बॉक्सिंग, हॉकी। तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है ना? नीरज राणा इसमें से हॉकी से संबंधित है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट पिछले बजट की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? बताइए, क्या इसका आंसर होगा? 8.1, 10.1 या 12.1, या इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश के बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट पिछले बजट की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? तो कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? 8.1, 10.1, 12.1, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 8.1, 8.1। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अमन सिंह बिष्ट का संबंध किस खेल से है? अमन सिंह बिष्ट का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। अमन सिंह बिष्ट का जो संबंध है वो किस खेल से है? बॉक्सिंग से है, क्रिकेट से है, टेनिस से है या फुटबॉल से है? इनका जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? बॉक्सिंग से है। ठीक, अमन सिंह बिष्ट का जो संबंध है वो किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, ये वाली जो क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद में हमें मिलेंगे अगली क्लास में। जो हमारी अगली क्लास होगी दोस्तों, उसमें भी इसी तरीके से मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और जो मध्य प्रदेश है इसमें समसामयिक से संबंधित जो भी करंट के क्वेश्चन हैं, जो भी आने की संभावना है, उनसे संबंधित इन पर चर्चा की जाएगी। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।